हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि विच वन इज़ बेटर, विच इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड। काफ़ी सारे लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा या क्या मेरे लिए सही है। तो आज हमारा टॉपिक ही यही है कि आप कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही होगा। और यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। कि यहाँ पे आपको रियल एस्टेट में क्या क्या एडवांटेजेस है और म्यूचुअल फंड में क्या क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी क्या क्या है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कई सारे लोग कोई एक ही टाइप का इन्वेस्टमेंट पकड़ के उसमें बहुत बायस्ड हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बायस्ड टूवर्ड्स वन इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर वो लोग रियल एस्टेट में है तो वो लोग इक्विटी को तो बिल्कुल ही ख़राब मानेंगे, अगर वो इक्विटी या म्यूचुअल फंड में है तो रियल एस्टेट को बिल्कुल ही खारिज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, मैंने लिखा है कि डू यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट टू बी वेल्दी। अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स है कि रियल एस्टेट ही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है तो आप सही हो, और अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स है कि इक्विटी या म्यूचुअल फंड ही सही है, उसमें ही सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो आप सही हो। अगर आप ओपन हो टू लर्न देन आप एक अच्छा पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हो टूवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप हमेशा कोई एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में बंध के नहीं रह जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रियल एस्टेट। पहला एडवांटेज है कि टेंजिबल एसेट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो और आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब आपका अपार्टमेंट है, फ्लैट लिया है तो आप उसमें रह सकते हो। कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आप उसको बिजनेस के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ा साइकोलॉजी फैक्टर इसमें बहुत है। अगर आप देखोगे तो मान लो आपके पास 10 लाख बैंक में पड़े हैं या म्यूचुअल फंड में है या FD में है, और आपने 10 लाख का हार पहना है या 10 लाख की आपके गले में चैन है, आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलेगा? दोनों की वैल्यू 10 लाख ही है, लेकिन जो टेंजिबल है उसमें आपको ज़्यादा सुकून मिलता है, उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस आई ओन दिस प्लेस या आई ओन दिस एसेट। तो रियल एस्टेट में आपको ये एडवांटेज हमेशा रहेगा कि आपके पास हमेशा टेंजिबल एसेट है। सेकेंड है वेरी ऑब्वियस के रेंटल इनकम। आपके पास अपार्टमेंट है, फ्लैट है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट पे चढ़ा के रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। तीसरा है लॉन्ग टर्म वैल्यू एप्रिसिएशन। ये भी सबको पता है, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अच्छे लोकेशन की प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी द की वर्ड के लोकेशन। अच्छे लोकेशन की प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। और जब भी आपने रियल एस्टेट के बारे में सुना होगा ना, तो आई गारंटी यू आपने गुरुग्राम, दिल्ली NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, यही सारे सिटीज़ के बारे में ही सुना होगा। और यही आर्ग्यूमेंट आपने सुने होंगे कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा में देखो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ की हो गई 2 साल में, या बेंगलुरु में 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ की हो गई। सो आप यही आर्ग्यूमेंट सुनोगे, लेकिन उसमें एक हिडन एलिमेंट है लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अगर आपने लोकेशन गड़बड़ कर दी तो यस प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी इन फ्यूचर, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। चौथा एडवांटेज है लेवरेज का ऑप्शन। और मैं मानता हूँ कि रियल एस्टेट का ये सबसे बड़ा और बिगेस्ट एडवांटेज है लेवरेज का। मतलब कि आपने लेट्स से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपके पास, तो आपको सिर्फ 10 और 20% डाउन पेमेंट चाहिए उसको बाई करने के लिए। बाकी का 80-90% आप बैंक का पैसा ले सकते हो और बोरो कर सकते हो टू ओन दिस 1 CR प्रॉपर्टी। तो उसमें आपके पास एक बड़ा एडवांटेज रहता है कि आपने सिर्फ 10 लाख इन्वेस्ट किया, 20 लाख इन्वेस्ट किए, और फिर भी आप ये प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो बैंक के पैसों से। लेट्स से कि ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, विद इन 2-3 ईयर्स 1.5 करोड़ की हो गई, तो आपने सिर्फ 10 लाख ही इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन 10 लाख पे आपको सीधा 50 लाख का अप्रिशिएशन मिल गया। हाँ, उस पर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वो लगेगा, लेकिन इन सिंपल मैथ कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 10 लाख से 1.5 करोड़ की हो गई, सीधा 50 लाख का आपका बेनिफिट हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है, सुपर एडवांटेज। पांचवा है इन्फ्लेशन हेज। आपने लेट्स से अभी कोई प्रॉपर्टी ली है, सेम प्रॉपर्टी सेम एरिया में 3 साल 5 साल के बाद उसकी बनाने की कॉस्ट ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सीमेंट, स्टील,
रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, सबकी प्राइस बढ़ती है। तो इसी वजह से आपको एक इन्फ्लेशन हेज मिलती है कि 5 साल के बाद भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट करेगी इन्फ्लेशन के हिसाब से। छठा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम इक्विटीज। 2020 में स्टॉक मार्केट गिर गया था, सबको पता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर या अच्छे लोकेशन की प्राइस स्टेबल रही थी। 7वां पॉइंट है मल्टीपल एसेट क्लासेस। आप रेसिडेंशियल फ्लैट, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, एग्रीकल्चर लैंड, वेयर हाउसेज में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज और वेयर हाउसेज का फ्यूचर बहुत तगड़ा है। इन फ्यूचर शायद फ्लैट की वैल्यू इतनी ना बढ़े जितनी कमर्शियल शॉप्स, एग्रीकल्चर लैंड या वेयर हाउस की बढ़ेगी। तो ये एक बूमिंग मार्केट हो सकता है इन इंडिया में, ये मेरा मानना है। क्योंकि मेरे हिसाब से फ्लैट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो दो धारी तलवार की जैसा है। उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और उसकी वैल्यू मतलब कांस्टेंट रह सकती है, या आपको वो फ्लैट थोड़े स्मॉल लॉसेस में बेचना भी पड़ सकता है। लेकिन कमर्शियल शॉप, एग्रीकल्चर लैंड, ये सब एप्रिशिएट अच्छी तरह से करता है। तो इसमें आपको ऑप्शंस रहते हैं कि आप सिर्फ, ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में आपको फ्लैट ही खरीदना है, आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज या एग्रीकल्चर लैंड या वेयर हाउसेज कुछ भी आप बाई कर सकते हो। 8वां है फोर्स सेविंग्स एंड कैपिटल बिल्डिंग। ये एक ऑल्सो इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज कि हर महीने आपकी ईएमआई चली जाएगी। अगर आपने लोन लिया है तो हर महीने आपको एक फोर्स डिसिप्लिन तरीके से आपको ईएमआई भरनी है और आप एक एसेट क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, एक एसेट बना सकते हो, एक वेल्थ बना सकते हो। म्यूचुअल फंड या इक्विटी में क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है तो आपको डर लग जाता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट गिरे बढ़े कुछ भी हो, आपके हर महीने आपका ईएमआई चला जाएगा। बैंक नहीं सोचेगा कि मार्केट कैसा चल रहा है, वो आपका ईएमआई ले लेगी। तो रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म का गेम है और लॉन्ग टर्म में आपको उसका एप्रिसिएशन मिलेगा। 9th पॉइंट है पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट गेन। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया या मेट्रो का कोई स्टेशन आ गया, कुछ भी मेजर डेवलपमेंट हो रहा है या हाईवे निकल रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो रातों रात आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएगी। अगर आपको पता है कौन सी जगह पे क्या बनने वाला है, आपके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, तो यू कैन बाय प्रॉपर्टीज़ या लैंड वहाँ पे आप खरीद सकते हो और आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ फ्यूचर में होने वाला है, तो उसकी वजह से उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। 10th है रेट्स। आप म्यूचुअल फंड की जैसे ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़े थोड़े पैसे, 500 रुपये, 1000 रुपये से भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में आपको एक हिस्सा मिलेगा और आपको लाइक से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे काफ़ी सारे लोग डिविडेंड भी मानते हैं, तो वो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रियल एस्टेट। देखो, सबसे पहला सबको पता है कि ह्यूज टिकट साइज। टिकट साइज का मतलब एक घर आपको 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 40 लाख, 50 लाख का ही मिलता है। अगर आप 10% भी रखते हो तो 80 लाख की प्रॉपर्टी है, तो आपको 8-10 लाख के आपके पास होना चाहिए एज ए डाउन पेमेंट। तो ये मिडिल क्लास के लिए थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। सेकंड है इलिक्विड, मतलब अगर आपको अचानक पैसा चाहिए रातों रात, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने बालकनी बेच दी या मैंने बाथरूम बेच दिया। आपके पैसे पूरे बन जाते हैं एक ही इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट में। तो ये उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तीसरा है मेंटेनेंस कॉस्ट। काफ़ी सारे लोग ये पॉइंट मिस कर जाते हैं, या पता होता है मतलब उसको एज ए मैथमेटिकल या फाइनेंशियल कैलकुलेशन में ठीक से इनकॉर्पोरेट नहीं करते। मतलब देखो 80 लाख की प्रॉपर्टी है, चाहे मेंटेनेंस में आपको 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 जो भी खर्चा हो रहा है सालाना, आपके बिल्डिंग का एक्सपेंस जो भी है, प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा ये खर्चे हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको एक अच्छी रेंटल यील्ड मिल रही है, तो मतलब ये मेंटेनेंस कॉस्ट आपका रेंटल यील्ड कम कर रही है। और आपको पोटेंशियल जो CAGR बनना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ बनना चाहिए, वो इससे काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस कॉस्ट में ही सारा पैसा चला जा रहा है। चौथा पॉइंट है अनसर्टेन प्राइस डिस्कवरी। देखो, यहाँ एक ही जगह पर दो अलग लोग एक जैसी प्रॉपर्टी की अलग अलग कीमत बता सकते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप 3 एजेंट को पकड़ो, रियल एस्टेट एजेंट को, और बोलो कि मेरी प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है, तीनों की प्राइस में डिफरेंस होगा, क्योंकि इसका सही वैल्यू का अंदाज़ा लगाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और प्रॉब्लम यही होता है काफ़ी सारी बार कि आपके माइंड में कोई प्राइस का एंकर पॉइंट हो जाता है कि मुझे यही प्राइस पे बेचनी है। अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर वो प्राइस आपको नहीं मिलती तो आप तुरंत वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में एक प्राइस
फिट हो गया है। तो ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है रियल एस्टेट में। फिफ्थ है, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, डिस्प्यूट एंड लीगल इश्यूज। अगर आप गलत बिल्डर के हाथों में फंस गए और उसके झूठे वायदे में आप झांसे में आ गए, तो मतलब आपकी सारी सेविंग्स भी खत्म हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हमेशा रहते हो। और देखो मैंने लिखा है, और ये दिस इज रियलिटी, गुरुग्राम में और नोएडा में, वहाँ पे कितने जगह पे ये हुआ है। 2012 से लोगों ने पैसे दे दिए थे, फ्लैट कभी बना ही नहीं, पोजीशन उनको मिला ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रियल एस्टेट का। अगर आप ऐसे चक्करों में फंस गए तो बैंक तो आपको छोड़ेगी नहीं, कोर्ट केसेस, मेंटल स्ट्रेस वो तो अलग से। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रियल एस्टेट का। छठा है लोकेशन रिस्क। सबकी यही उम्मीद होती है कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट लिया और ये इन फ्यूचर बढ़े। जैसे आपने स्मॉल टाउन में कहीं पे बाई किया, Tier 2 Tier 3 सिटी में, और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, वहाँ पे बिजनेस ही नहीं है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहने नहीं आएंगे। उसकी लोकेशन रिस्क आपको बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, तो आपको इतनी वैल्यू उसकी नहीं मिलेगी। सातवां पॉइंट है नो इजी डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपने पैसे लगाए एक प्रॉपर्टी में, तो आपके सारे पैसे वहीं पे लॉक हो जाते हैं, तो आप उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। आठवां है रेगुलेटरी चेंजेस। आए दिन सरकार टैक्स बदलती रहती है, इंडेक्सन हटा देती है, रखती है, ये सब प्रॉपर्टीज में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नाइन्थ है लोअर हिस्टोरिकल रिटर्न्स वर्सेस इक्विटी। देखो मैं यहाँ पे कोई सिटी स्पेसिफिक नहीं है, ये RBI का डेटा है, एग्रीगेट डेटा है। 2008 से 2023 के बीच में प्रॉपर्टी की प्राइस करीबन 8 से लेके 11% तक बढ़ी है CAGR। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड का CAGR करीबन 12 से 13% का है। तो अगर हम इन्फ्लेशन को 6% मान के चल रहे हैं और प्रॉपर्टी अगर 8% से बढ़ती है, तो आपके पास 2% का नेट एंड नेट प्रॉफिट होगा या गेन होगा। 10th है ब्लैक मनी फैक्टर। ये मेरे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रियल एस्टेट का। काफी सारे लोग अपना ब्लैक का पैसा वाइट करने के चक्कर में रियल एस्टेट खरीदते हैं, और रियल एस्टेट की प्राइस इतनी इन्फ्लेट हो जाती है कि कोई मिडिल क्लास आम आदमी उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। आपको पता है एक MP की सैलरी कितनी होती है? 1 लाख, और उसको डेली अलाउंस मिलता है 2000 रुपया, और कुछ उसके अलाउंसेस हो गए अलग से। और एक IT प्रोफेशन की अच्छी कंपनी में तो उससे भी ज़्यादा वो कमा सकता है। लेकिन आपने MPs के घर तो देखे ही होंगे ना। तो ये सारा पैसा कहाँ आता है? ये टैक्स पेयर का मनी है, टैक्स पेयर का पैसा है, जो ये लोग प्रॉपर्टी में लगाते हैं ब्लैक का पैसा वाइट करने में, और प्रॉपर्टी की प्राइस इतनी बढ़ जाती है कि फिर मिडिल क्लास ही सफ़र करता है। तो ये मेरे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज और एक एंगर पॉइंट भी है कि इसका कोई ये लोग सॉल्यूशन ढूंढ नहीं रहे, क्योंकि बैठे हो तो पावर में यही लोग ना, जो भी गवर्नमेंट है। हमारे लिए डिसएडवांटेज, उनके लिए तो एक एडवांटेज है ना कि ब्लैक मनी वाइट कर सकते हो, कैश में दो 30% 40%, बाकी का पैसा जो भी है वो बैंक ट्रांसफर या चेक्स वगैरह से आप दे सकते हो। तो दिस इज बिग नो। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। देखो लोअर एंट्री पॉइंट सबसे ईजी है, 500 से भी आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, 500 से आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो, लेकिन एक डिसिप्लिन जरूर से क्रिएट कर सकते हो, जो रियल एस्टेट में पॉसिबल नहीं है। सेकंड है हाई लिक्विडिटी। जब भी आपको पैसा चाहिए आप म्यूचुअल फंड सेल कर दो, 2-3 दिन में आपको पैसे मिल जाते हैं। तीसरा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अगर आप 500 रुपये की SIP कर रहे हो, या 10 लाख की कर रहे हो, या 15 लाख की कर रहे हो, आपका फंड मैनेजर वही होगा। तो ये सबसे बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज है कि आपको वही सर्विस मिल रही है जो एक हायर नेटवर्क इंडिविजुअल्स को मिल रही है। चौथा है डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा जो भी आप 500 रुपये, 1000 रुपये, जितने की भी SIP है, वो आपके इंडिया के टॉप कंपनीज में लगता है। तो अगर 1-2 कंपनी भी डूब भी गई तो फिर भी आपका 30, 40, 50 कंपनियों में आपका पोर्टफोलियो में आपका पैसा लगता है। तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे आपको अच्छा मिलता है। 5वां पॉइंट है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। हर रोज NAV अपडेट होती है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना परसेंटेज अप है, कितना परसेंटेज डाउन है। इसमें कोई गैस वर्क नहीं है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है प्राइस के बारे में। छठा है बेटर हिस्टोरिकल रिटर्न। जैसे मैंने पहले बताया, 15 साल में निफ्टी 50 का CAGR 12 से 13% का है, जो बहुत अच्छा है।
7th है कंपाउंडिंग इफेक्ट। 1 CR की अगर आपने लमसम की होती 25 साल में 12% के हिसाब से ये ग्रो करती है तो 17 करोड़ बन जाता है, 17 CR बन जाता है। वही अगर 1 CR की प्रॉपर्टी 9% से भी ग्रो करती है तो वो 8.6 CR बन जाती है। तो डिफरेंस कैन बी ह्यूज। रिसेंटली किसी ने एक कंपैरिजन की थी जस्ट फॉर द फन कि शाहरुख खान की प्रॉपर्टी की उन लोगों ने कंपैरिजन किया था कि 12 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, आज वो प्रॉपर्टी करीबन 200 करोड़ की है। तो किसी ने ऐसा एनालिसिस किया था कि अगर वही 12 करोड़ शाहरुख खान ने निफ्टी 50 में भी लगाया होता है तो उसकी वैल्यू आज करीबन कुछ 600-700 करोड़ हो जाती है। अगर वही 12 करोड़ HDFC या टाटा, टाइटन्स या MRF वगैरह में लगाए तो कुछ 17,000 करोड़ की वैल्यू बन जाती। जस्ट फॉर लाइक किसी ने एनालिसिस किया था। कोई 12 करोड़ एक ही स्टॉक में तो कभी लगाएगा नहीं, लेकिन दिस इज द रियलिटी कि हाँ, इक्विटी में से आपको अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। 8th है टैक्स एफिशिएंसी। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ में आपको 12.5% ही पे करना है। पहले तो ये टैक्स था ही नहीं, फिर 10% हुआ, अब 12.5 है, लेकिन यस इट इज लिटिल बिट टैक्स एफिशिएंट। 9th है ऑटो इन्वेस्टमेंट। आप SIP करो, एक फिक्स डेट लगाओ, फिर आप भूल जाओ। उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और 10th है नो फिजिकल मेंटेनेंस। जैसे प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट में क्या होता है कि आपको मेंटेनेंस उस पर ध्यान देना पड़ता है, यहाँ पे आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नो फिजिकल मेंटेनेंस एट ऑल। तो चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड के। पहला है मार्केट वॉलेटिलिटी। देखो मार्च 2020 में सेंसेक्स 40,000 से 26,000 आ गया था। आपका पोर्टफोलियो 10-20-30% नेगेटिव में भी आपको दिख सकता है और नॉट मैनी पीपल कैन हैंडल दैट काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी, या इतना रिस्क आप वो ले नहीं सकते। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा है नो टेंजिबल एसेट। जैसे पहले बात किया था कि 10 लाख का हार आपके गले में अच्छा लग सकता है, 10 लाख का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपको इतनी खुशी नहीं देगा। दोनों की वैल्यू 10 लाख है, लेकिन नो टेंजिबल एसेट इन म्यूचुअल फंड। तीसरा है बिहेवियरल रिस्क। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है नए इन्वेस्टर में, काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर में, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। और जब भी मार्केट गिरता है तब वो लोग अपनी SIP बंद कर देते हैं। आपने काफ़ी सारे बार सुना होगा कि इतने हजार का इनफ्लो बंद हो गया। जब गिरता है मार्केट तब तो सबसे ज़्यादा मौका होता है और पैसे लगाने का, लेकिन ये एक साइकोलॉजी के कि जब भी मार्केट गिरेगा यहाँ से तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है। काफ़ी सारे लोग गिरते मार्केट में SIP अपनी बंद कर देते हैं। चौथा है फंड मैनेजमेंट का रिस्क। अगर आपका फंड मैनेजर ही अच्छे स्टॉक्स चूज नहीं कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी ही अच्छी नहीं है, तो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल सकते। 5th है टैक्स ऑन गेन। देखो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले 15% था, 20% कर दिया। तो ये लोग चेंज करते रहते, बढ़ाते रहते, तो दिस इज नॉट गुड। 6th है नो कंट्रोल्स ओवर होल्डिंग्स। अब ये काफ़ी सारे लोगों के लिए एक एथिकल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी एथिकल इन्वेस्टमेंट में बहुत बिलीव करते हैं। जैसे हो गए लिकर, कोल माइनिंग, गेमिंग ऐप वगैरह। वो लोग उसमें प्रीफर नहीं करते कि हमारा इन्वेस्टमेंट उस सारी कंपनियों में जाए। और लेकिन कभी कभी फंड मैनेजर को वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिखती है तो वो कंपनीज में वो इन्वेस्ट करता है। तो आपके पर्सनल प्रिंसिपल्स, मोरालिटीज आपको अलाउ नहीं करती, लेकिन उसमें आपका कोई सेइंग नहीं है। अगर फंड मैनेजर वो कंपनियां आपके लिए चूज कर रहा है तो आप बोल नहीं सकते कि मुझे ये कंपनी हटा दो मेरे पोर्टफोलियो में से, मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। 7th है नो लेवरेज ऑप्शन। जैसे हमने रियल एस्टेट में देखा था कि आप लोन लेके प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में लोन लेके इन्वेस्ट करना तो बेवकूफ़ी है, कोई ऐसा करता नहीं और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बंद कर देना। लोन लेके कभी भी इन्वेस्ट मत करना। हाँ, प्रॉपर्टी में कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कभी भी नहीं करना। 8th है एक्सपेंस रेशियो। कभी कभी हाई एक्सपेंस रेशियो आपके ओवरऑल वेल्थ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। 9th है ओवर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। फंड मैनेजर क्या करते हैं कि उनको 5-6 कंपनियां, 10 कंपनियां बहुत अच्छी लगती है, उनका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, तो वो काफ़ी सारा परसेंटेज वेटेज वही कंपनियों को दे देते हैं। बाकी कंपनीज में इतना ज़्यादा उनका पोर्टफोलियो एलोकेशन नहीं होता। तो अगर वो कंपनियां अच्छी करेगी तो बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, और अगर वो कंपनीज इतना परफॉर्म नहीं करेगी आपके रिटर्न में काफ़ी इम्पेक्ट हो सकता है इसका। और सेम है 10th ओवर डाइवर्सिफिकेशन।
और यहाँ पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है काफ़ी सारे लोगों का, अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो 10, 15, 20 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आप इतने सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपका ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन का गोल इतना जल्दी अचीव नहीं होगा, क्योंकि आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो। आपको कुछ 4-5 फंड से ज़्यादा फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग 15-20 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में, और ऑन द कॉन्ट्रारी वही चीज़ आपको रिटर्न कम देगी। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन इसका मेजर रिस्क। तो इन कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन? इक्विटी अच्छा है, रियल एस्टेट अच्छा है, गोल्ड अच्छा है, क्या है? तो देखिए, मिडिल क्लास के लिए म्यूचुअल फंड्स का एंट्री पॉइंट ईजी है, लिक्विडिटी बेटर है और हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी अच्छा मिला हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। रियल एस्टेट तब भी अच्छा है जब आपको लोकेशन का आइडिया है, स्ट्रॉन्ग पता है कि यहाँ पे ये लोकेशन बहुत अच्छा है, इन फ्यूचर यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ी कर दी तो आप इतनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी, लैंड की प्राइस बढ़ेगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन अगर लोकेशन में गड़बड़ कर दी, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी है, रेगुलेशंस है, उसके पेपर वर्क है, वो सब चीज़ में आपको बहुत ध्यान दे के उसमें रिसर्च करना पड़ता है, और वहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए और आपका बजट अलाउ करना चाहिए सबसे पहला। तो ये सारी चीज़ें रियल एस्टेट में है। तो सबसे सेफ फॉर्मूला क्या है? देखो, मैं तो मानता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा मार्केट, थोड़ा प्रॉपर्टी ले लो। ऐसा थोड़ी है कि हमको एक ही इन्वेस्टमेंट चाहिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो हैव बैलेंस अप्रोच व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। और सबसे 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 बड़ा पॉइंट है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। अगर आपको इक्विटी समझ में आती है तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो। अगर आपको रियल एस्टेट समझ में आता है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, कौन से लोकेशन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे क्या फ्यूचर ग्रोथ है, यहाँ पे क्या जॉब मार्केट्स है, बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ द बिगेस्ट टेक अवे आज के वीडियो का है। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फील फ्री टू यूज़, इस कॉपीराइट फ्री, आपको इस पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं लगेगा। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन बनानी है, किसी के साथ शेयर करना है, तो आप कर सकते हो। फील फ्री टू डाउनलोड इट। अगर हाँ, आप डाउनलोड कर रहे हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दोगे, तो उससे मुझे बहुत बूस्ट मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। हाँ, काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे हो गए कि जो मैंने मिस कर दिए हैं, काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे हो गए कि आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखे होंगे। तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो। मुझे भी जानना है कि आपका क्या इस पे पर्सपेक्टिव है, क्या आपका टेक अवे है इस टॉपिक पे। आप किसे सही मानते हो, किसे गलत मानते हो, या आप बैलेंस अप्रोच को सही मानते हो या नहीं मानते हो, या आप 100% इक्विटी के साइड हो, 100% रियल एस्टेट के साइड हो। प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो। मुझे भी जानना है कि आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो चलो, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग एंड पीस आउट।